अपनी ऑर्डर बुक्स की फ्लेक्सिबिलिटी या ब्लॉकेज का सवाल हो, इस संदर्भ में आपका क्या कहना रहेगा अनुराग जी? अनुराग जी, कैन यू? हेलो। नहीं, थोड़ी मधुर से। देखिएगा, अभी थोड़ी आ रही है। हाँ जी। अभी आवाज आ रही है शिवांशु जी आपको? हाँ जी, अब आ रही है। और मेरी ये फास्ट रहेगी, सबसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा म्यूट पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी सभी लोग जो स्पीकर के अलावा। मेरा वीडियो धन्यवाद। और ऑडियो दोनों क्लियर है शिवांशु जी? हाँ जी, ओके, क्लियर है, आवाज थोड़ी कम है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा एमसीएक्स का, जिन्होंने यूपी के ज्वेलर्स के लिए इतना अच्छा वेबिनार आज प्लान किया। और यूपी में लगभग सारी मार्केट खुल चुकी हैं और काफी कुछ एरियाज में अभी ऐसी सिचुएशन है कि जहां पूरा 100% रेड जोन है, तथा साथ साथ में वहां पर 3 डेज ऑप्शन है कि 3 दिन खुलेगी, 3 दिन बंद है। लेकिन जिन ऑप्शंस में जहां पर भी हमारा मार्केट ओपन हुआ है, वहां का जो इस समय का सिनेरियो है वो ये है कि अभी कुल मिलाकर के व्यापार की नहीं है। जब स्टार्टिंग आई थी तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत सिल्वर का एक बूम आया था स्टार्टिंग में, और 10-5 दिन अच्छा काम रहा चांदी के सेक्टर में, थोड़ा बहुत 10-5% सोने के सेक्टर में। लेकिन अभी कुल मिलाकर के वो भी काफी डाउनफॉल की तरफ है, और अभी हम जो मार्केट देख रहे हैं एट करंट, वो काफी नीचे की तरफ देख रहे हैं। अभी हमें किसी प्रकार का कोई बूम नहीं मिल रहा है इस सेक्टर। तो वो चैलेंजेस तो काफी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक चैलेंज की तरह सब लोग ले रहे हैं। और हमारे यूपी में खास तौर से सभी लोग इसको एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जो मैन पावर है पूरे एक ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं ना कहीं यूपी उसको हमेशा प्रोवाइड करता है। तो यूपी इस तरह की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी का एक सिस्टम है वोकल टू लोकल, तो कुछ प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास कर रहा है। मेरी काफी लोगों से यहाँ बातचीत हुई है, काफी लोग यहाँ प्रोडक्शन पे ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी तक यूपी इसमें काफी पिछड़ा हुआ था प्रोडक्शन लाइन में। अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन की थीम बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन में ये कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा साबित है। जी शिवांशु जी। धन्यवाद अनुराग जी, आपने एक अच्छा स्केच हमारे सामने सबको दिया। तो अब मैं इसी को एज रेफरेंस देकर हिमांशु जी की ओर जाता हूँ कि हिमांशु जी ने लॉकडाउन में भी, उससे पहले भी एक्सचेंज के माध्यम का प्रयोग किया है, और कहना चाहूंगा हिमांशु जी से कि इस तरह के सिनेरियो में जो एक जबकि एक कस्टमर का आना, भाव फिक्स करना ज्वेलर के लिए, अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करना, ये सब एक्सचेंज के माध्यम से कैसे संभव होता है इस तरह के सिनेरियो में? हिमांशु महेश्वरी जी। हिमांशु जी, आप सुन पा रहे हैं? हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको? हिमांशु जी से शायद संपर्क नहीं बना है, तो मैं यही सवाल मनोज अग्रवाल जी के पास आता हूँ कि मनोज अग्रवाल जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज अग्रवाल जी। हाँ जी जी जी।
जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी हाँ, तो जो सवाल था कि लॉकडाउन के दौरान जो एक ज्वेलर के सामने प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है और उसे अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट भी करना होता है, साथ ही साथ जो आते हुए अगर कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं उनका भाव फिक्स भी करना होता है। तो इस सिनेरियो में एक्सचेंज का माध्यम कैसे प्रयोग किया जाता है? आपका क्या इस पे अनुभव रहा? सर्वप्रथम तो शिवांशु जी आपको समझ ज्वेलर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इतना अच्छा वेबिनार आपने आयोजित किया। सारे स्पीकर्स को मेरे नमस्कार और सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। सर जो MCX है आज की डेट में ज्वेलर्स के लिए एक वरदान है। टोटल बुलियन ज्वेलरी बिजनेस जो है विदाउट MCX इंडिया में पॉसिबल नहीं। जितनी भी हम लोग की गोल्ड की हेजिंग है वो MCX के थ्रू ही होती है। अब उसमें होता क्या है कि ज्वेलर्स बुलियन ट्रेडर्स के यहाँ हेजिंग करता है और बुलियन ट्रेडर्स MCX पे हेजिंग करते हैं। जनरली ये हो रहा है। हेलो, आवाज जा रही है क्या मेरी? मनोज जी हम सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। तो इसमें मैं MCX का थोड़ा सा और सहयोग चाहूंगा कि अगर वो हमारे छोटे छोटे ज्वेलर्स भाइयों को थोड़ा एजुकेट कर दें जी, तो उनको जो छोटे अमाउंट पे जो जैसे आपका गोल्ड उसमें नुकसान लगता है वो गोल्ड से हेजिंग करके उससे बच सकते हैं। जी, अच्छा, और उसमें एक सर प्रॉब्लम और आती है कि हमारे यहाँ जो रेट चलता है वो जनरली मतलब बड़े गोल्ड से चलता है और गोल्ड मिनी और बड़े गोल्ड के रेट में बड़ा फर्क रहता है। हेलो, जी हाँ। तो इस चीज से ज्वेलर्स को कैसे नुकसान से बचाया जा सकता है? ठीक बात। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे जितने ज्वेलर्स भाई हैं उनको थोड़ा एजुकेट करें। जरूर। जी हाँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि हम सब एक दूसरे को सुन पाएं, इसके लिए काइंडली अपने सब माइक्स जो है स्पीकर के अलावा म्यूट पे रखिए, उससे काफी एको आ रही थी बीच में। बहरहाल मैंने मनोज जी की बात समझ ली है। थैंक यू मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकग्निशन के लिए, MCX के लिए। जी। और इस पूरे संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक पूरी जो बिजनेस प्रोसेस है एक बुलियन व्यापारी की और ज्वेलर की, उसके अंदर दोनों तरफ जो बाइंग और सेलिंग साइड है उसका जो प्राइस फिक्सिंग है वो एक्सचेंज के माध्यम से अब तक वो फ्यूचर्स के जरिए तो करते आए हैं। तो ये तो एक चीज रही। दूसरा क्या है कि जहां तक लॉकडाउन की बात चल रही थी उसमें हमने ये देखा कि मार्च एंड में जब ये लॉकडाउन हुआ तो उस परिस्थिति में भी इंटरनेशनल मार्केट में जो डिस्पैरिटीज थी फ्यूचर और स्पॉट में वो काफी बढ़ गई, आज तक के सबसे हायर लेवल तक वो पहुंच गई। मगर फिर भी देखा गया कि एक्सचेंज पे जो एज एन एक्सचेंज को एक डिलीवरी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है, तो वो स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखी और सक्सेसफुली सफलतापूर्वक सारी डिलीवरी संपन्न हुई बिना किसी डिफॉल्ट के। इससे ये सामने आया कि जो एक्सचेंज के प्राइस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है in the absence of spot market बंद था, डिसफंक्शनल था, सेमी फंक्शनल था। तो वो एक बड़ी चीज देखने को आई हमारे लिए, वो एक अनुभव रहा कि एक्सचेंज के प्राइस को मान्यता दी गई। इसके लिए हम पूरी इंडस्ट्री के साथ अपने जुड़ाव को थोड़ा सही होता हुआ मानते हैं। हमें इस चीज की बहुत खुशी है। जहां तक और प्रोडक्ट्स का सवाल है और आपका जो मिनी सवाल था
वो मैं डेफिनेटली अभी अपनी प्रेजेंटेशन में पूरा करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं अब सिल्वर को लेके जो एक सवाल है, मैं निशांत जी से पूछना चाहूँगा। निशांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? निशांत अग्रवाल जी, प्रशांत सिल्वर। जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। सो निशांत जी, इसमें नमस्कार। जहाँ तक हम नॉर्मली गोल्ड की बात किया करते हैं, तो हमारा ये एक्सचेंज पे ऐसा मानना है कि सिल्वर को भी उतनी ही एज एन एसेट क्लास प्रायोरिटी दी जाए। तो इसके चलते हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जो मैं कवर करूँगा, बट क्योंकि आपका इतना अनुभव है सिल्वर में, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और सबको ये उत्सुकता है कि जैसे मार्च में हमने देखा कि सिल्वर की बहुत वेव ऑफ डिमांड आई, खास तौर पे उसी समय सिल्वर के भाव भी गिरे हुए थे और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बहुत बड़ी हुई थी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस दौरान? क्या आप समझते हैं कि सिल्वर एक रिटेल कंज्यूमर के माइंडसेट में उस तरह का घर कर चुका है या कर रहा है जो एक गोल्ड बुलियन या ज्वेलरी जो स्तर रखती है? और अगर हाँ, तो आपका अनुभव, और अगर ना, तो इसे कैसे किया जाए? निशांत जी। सर बिल्कुल, हर रिटेलर के घर में मतलब मन में घर कर चुका है। सिल्वर ने जो रिटर्न दिया है पिछले महीने में, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद, आप देख सकते हैं ये ऐसा रिटर्न है जो शायद ही किसी पूरे साल में किसी को मिलता हो। तो सिल्वर एक एसेट्स तो छोड़िए, मतलब मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर किसी को ये लग रहा है कि सिल्वर अपने पास बाय करके रखने में बहुत एश्योरिटी। और जनरली पब्लिक क्या सोचती है कि एमसीएक्स को लास्ट ऑप्शन माने। मैं कहता हूँ जो भी बुलियन ये जो भी ज्वेलरी सेक्टर के लोग हैं वो एमसीएक्स को फर्स्ट ऑप्शन रखें। ऐसा जब भी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम वहां पे पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस अपने रख तो सकते हैं। अब जैसे लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं थे कि कैसे उसको कवर किया जाए। तो एमसीएक्स वो एक प्लेटफॉर्म है जो इंसान को अपना रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम कवर करने का ऑप्शन देता है। हेलो, जी हाँ, जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ निशांत जी। जी हाँ। तो ये बेसिकली मतलब आप एसेट्स कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअली रूप में ये रिक्वायरमेंट हो गई है इंसान की। जैसे हर इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। मैं तो कहता हूँ इवन जितना रिटर्न और जितना ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है इस समय, मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर में मिल सकता है इंसान को। और अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 125 किलो तक का रेशियो एक तरीके से गया था सिल्वर गोल्ड का, और अभी मिनिमम 90 केजी के अराउंड आ गया था। तो आज भी उस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो सिल्वर बाय करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको अपने एसेट्स में लेने के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। और फर्स्ट ऑप्शन में उसमें देना चाहूंगा प्रायोरिटी कि इंसान एमसेक्स से हेज करे। ये ना सोचे कि एमसेक्स को हम लास्ट ऑप्शन में रखें या एमसेक्स में हमें डीलिंग करने में कोई इशू आएगा। एमसेक्स वो बेटर ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना सारा रिस्क कवर कर सकते हैं। इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है एट प्रेजेंट सिनेरियो में इस समय। जी हाँ निशांत जी, रिस्क को कवर करना एक अहम पर्पस रहता है कमोडिटी एक्सचेंजेस का, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। और दूसरा रहता है कि इस प्रोडक्ट को एज एन एसेट क्लास कैसे डेवलप किया जाए, नए नए प्रोडक्ट कैसे लाए जाएं। तो इसमें मैं सबसे पहले सेबी का, हमारे रेगुलेटर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी स्पीड से इतने पॉजिटिव चेंजेस लाए। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शंस के अलावा अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक चीज़ हो गई जो कि कमोडिटी डेरिवेटिव पे बेस्ड हो सकते हैं। ऐसा रेगुलेटरी अप्रूवल प्लस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोडक्ट क्लास में। तो मुझे लगता है आने वाले समय में, अब जैसे इंडेक्स को एक मान्यता मिल गई है, इंडेक्स के आप शीघ्र ही देखेंगे कि एक बुलियन इंडेक्स हमारे यहाँ पे हो सकता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्च हो। और इंडेक्स के आने से क्या रहता है कि जो जनता इस समय अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, वो लाभ वो लोग उसे उठा सकें। तो डेफिनेटली, और हमारी तरफ से हमने कुछ एक प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च किए हैं जो छोटे डिनोमिनेशन के हैं, जैसे कि गोल्ड 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में पहले कहीं नहीं था। तो मुझे आप सबके साथ ये शेयर करते हुए एक हम्बल तौर पे गर्व महसूस हो रहा है कि ये पहली बार हुआ है, और इसका रिजल्ट इसके अंदर 13,178 सिक्के 1 ग्राम के ऑलरेडी पहली 5-6 महीने में हमने डिलीवर होते हुए देखे हैं। और सिल्वर 1 किलोग्राम में भी 909 किलो एक किलोग्राम की बार्स बनती हुई देखी है, डिलीवर होती हुई। तो ये सब मैं अपने प्रेजेंटेशन में कवर करने वाला हूँ। और इससे पहले कि हम उसमें जाएं,
अनुराग जी, आप एक सवाल और मैं आपसे अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि ये तो रही बात इंपोर्टेड गोल्ड की। अब जैसा एक हमारा इनिशिएटिव आ रहा है कि इंडियन रिफाइंड गोल्ड को कैसे हमारे यहाँ जोड़ा जाए आफ्टर सफिशिएंट डिग्री ऑफ कॉशन, जो रिफाइनरीज सभी चीज़ों को क्लियर करती हैं। इस तरह का हमने सर्कुलर भी पेश किया है और हमें एप्लीकेशंस भी मिली हैं और चीज़ें इन प्रोसेस हैं फर्दर टू फर्दर सब्जेक्ट टू फर्दर रेगुलेटरी अप्रूवल। बट इसमें अनुराग जी, आपका अपने अनुभव से क्या मानना है? क्या इससे और फैलाव बढ़ेगा पार्टिसिपेशन का? क्या इससे रिसाइकलिंग बढ़ेगी? आपका क्या कहना है अनुराग जी इस बारे में? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा सबसे काइंडली म्यूट कर दीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है शिवांशु जी? हाँ, हल्की आ रही है थोड़ी सी। ओके, शिवांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल किया है, पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी, उसके ऊपर जो मेरा जवाब है वो ये है कि करंट पोजीशन में अगर ये इंडिया गुड डिलीवरी आती है तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा लोकल टू वोकल, मैं समझता हूँ एक वरदान साबित होगा। वरदान इस तरह से साबित होगा कि अभी तक हम क्या थे, हम एलएमई पे डिपेंड थे, हम कॉमेक्स पे या जो भी हमारा सिस्टम है, हम कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे ही हमेशा डिपेंड रहे। आज की डेट में जब हमारा लोकल प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोकल रिफाइनर्स हैं, अगर उनकी ऑडिट सिस्टम सही है या उनका पूरा एक मानक, जो जिस तरह का मानक हमें चाहिए इंटरनेशनली मानक को अगर वो कंप्लीट कर पाते हैं, उसके लिए अगर सेबी की तरफ से जो गाइडलाइन क्रिएट की जाएंगी उसका वो पूरी तरह से पालन करते हैं, एमसीएक्स और सेबी या जितनी भी संस्थाएं मिलके जो भी इसके लिए पूरी गाइडलाइन तैयार करेंगी, और अगर उसका पूरी तरह से कंप्लीट पालन होता है, मैं समझता हूँ या इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इसका राज होगा। क्योंकि जितनी मैन पावर और हर चीजें हमारे यहाँ आसान है, इतनी वर्ल्ड में कहीं नहीं आसान है। तो एक तो हमारे यहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग होने से काफी कुछ इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और प्लस गवर्नमेंट जो अभी तक हमारे यहाँ स्वर्ण की जो खदानें थी अपने इंडिया के अंदर बहुत सी, जहां पर चूंकि इस तरीके की हमारे यहाँ प्रोडक्शन न होने की वजह से उसकी तरफ बहुत सारा ध्यान नहीं जाता था, मैं समझता हूँ भारत सरकार का ध्यान उस तरफ भी जाएगा। खनिज की भी जो एक कहीं ना कहीं उनको एक डीप में जाकर के उसके जो ढूंढने की प्रोसेसिंग होगी वो और बढ़ेगी। जब खनिज ढूंढेंगे और अगर उसमें स्वर्ण भंडार मिलते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में ही उससे काफी कुछ क्रिएट होगा और वर्ल्ड वाइड सप्लायर होगा, तो हमें इससे विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, लोकल टू वोकल भी कंप्लीट होगा, और हर तरीके से इंडिया गुड डिलीवरी हमारे लिए बेस्ट है। मैं तो इसको अपने लिए एक हिंदुस्तान की गोल्ड इंडस्ट्री के लिए वरदान के रूप में देख रहा हूँ। शुक्रिया अनुराग जी, आपका एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सब लोग। जी हाँ, तो शिवांशु जी एक छोटी सी बात मुझे और कहनी है, अगर मुझे आप इजाजत दें। प्लीज सर। अभी आपने सिल्वर की बात की थी, तो सिल्वर को आपने बोला कि सिल्वर एक मार्केट में क्या जगह बना चुका है। मैं बोलता हूँ आज सिल्वर घर घर में हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से तो जगह पहले ही बना चुका था, लेकिन करंट सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि सिल्वर तो अभी आपके लिए इतना लाभदायी सिद्ध होने वाला है। मैं ये हिंदुस्तान के जो भी ज्वेलर्स मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं उन सब के लिए एक बात कहना चाहूंगा, इस सिल्वर ने जिस तरह से पूरी एक माहौल बन के खड़ा हुआ है, उसमें अभी सिल्वर का बहुत अहम रोल अदा करना है। सोने ने अपना रोल अदा कर दिया है, लेकिन चांदी को भी अपना रोल अदा करना है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिल्वर खरीदने की राय अपने कस्टमर्स को भी दें, उनको भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आकर्षित करें, और खुद भी उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ते जाएं। मैं समझता हूं कि अभी चांदी ने आपको सोने ने आपको आपका कहीं ना कहीं अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन चांदी को अभी अपना वादा पूरा करना बाकी है। थैंक यू। शुक्रिया अनुराग जी, और मैं पूर्णतः इससे सहमत हूँ। दूसरा जो हम बात कर रहे थे इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड के बारे में, उसमें मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि अभी जो एक्सचेंज की प्रोसेस तक यहाँ तक पहुँच चुकी है ऑलरेडी, कि हमें
हमने सर्कुलर इशू किया था कि हमने सब डिटेल्स इनवाइट की हुई हैं और सभी बड़े छोटे रिफाइनर्स जो हैं, काफ़ी लोगों का हमारे पास एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड आ चुका है। और क्योंकि सबसे बड़ा इसके अंदर ये था कि 2017 से ही हम बहुत इसमें कीनली इन्वॉल्व रहे हैं, तो जो BIS का जो इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बना था, एक इंडस्ट्री वाइड ग्रुप ने बनाया था, उसमें हम थे। और बहुत वेलकम मूव है कि BIS ने जनवरी 16 को एक इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड जो है गजेट कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट और टेक्निकल पैरामीटर्स में अपने आप में परिपूर्ण है, मगर इसके अलावा जो बाकी 2-1 चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग गाइडलाइंस और जैसे कि उस रिफाइनर की एसेइंग एबिलिटी का टेस्ट वगैरह, इस तरह की कुछ और अंग इसके अंदर जुड़ रहे हैं और हो सकता है सब्जेक्ट टू फर्दर रेगुलेटरी अप्रूवल एक्सचेंजेस इसे अडॉप्ट करते हुए नजर आएंगे। अब मैं आई थिंक हिमांशु जी से केवल हमारा संपर्क नहीं बन पाया था, वो मैं आगे बढ़ने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो मैंने प्रोडक्ट्स को लेके बनाया है, वो आप सबसे साझा करने के बाद, शेयर करने के बाद, फिर हम एक और राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर पे आना चाहेंगे। शिवांशु जी आपको रोक रहा हूँ। बोलिए सर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग में मैंने अभी देखा हमारे आसाम के प्रेसिडेंट प्रदीप सरकार जी भी जुड़ गए हैं। अच्छा। हमारे उत्तराखंड से राजेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार राजेश अग्रवाल जी। नमस्कार सरकार बाबू, कैसे हैं सर? तो सरकार जी हमारे चूंकि MCX के काफी अच्छे जानकार हैं और इनका बुलियन का बिजनेस है और काफी अच्छे जानकार हैं इस विषय में, ये बाकायदा ये एडवाइस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आज इत्तेफाक है कि वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आप अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सरकार साहब से भी ले सकते हैं। आपको एक अच्छी जानकारी देने में वो पूरी तरह से सबल हैं। बिल्कुल जानता हूं मैं इस बात को, पूरा मानता हूं। तो प्रदीप जी आप भी यही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रदीप जी? प्रदीप सरकार जी, मैं सुनाई दे रहा हूँ। मेहता जी आप पहले स्लाइड जो दिखाना चाहते हो दिखा लीजिए, उसका बाद मैं उस विषय का ऊपर आप जो टिप्पणी देंगे या जो भी टिप्पणी देना है हमको, मैं उसका बात दे देता हूँ। जैसा आप ठीक समझे सर, हम आपकी एक्सपर्टीज से सीखना चाहते हैं, इसके लिए ठीक है प्रेजेंटेशन के दौरान या बाद में जब आप रोकना चाहें आप काइंडली रोकिएगा। ओके। थैंक यू सर। मैं स्टार्ट करता हूं। अनुराग जी। हाँ, तो जो उत्तराखंड के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जी राजेश अग्रवाल जी, राजेश जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भाई सर जी। नमस्कार, स्वागत है राजेश जी। धन्यवाद सर आप सबका कि आपके साथ में बना हूँ। शिवांशु जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि राजेश जी नैनीताल से हैं। अच्छा सर। और हल्द्वानी एक ऐसी जगह है उत्तराखंड की जो नैनीताल के बिल्कुल बगल में है। तो आपके लिए तो, और मैं देश के सभी लोगों को इस समय बोलता हूँ कि राजेश जी को पकड़े, और नैनीताल का मौसम बड़ा सुहाना है, सभी लोग आकर वहां पर इस समय अपने इस लॉकडाउन का आनंद ले। तो राजेश जी सबको इनवाइट कीजिए, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। राजेश जी थैंक यू। और मुझे पता है कि हल्द्वानी और ये जो रीजन है इसका सोने में काफी योगदान रहता है। तो पहले भी यहाँ सेमिनार किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब मैं प्रेजेंटेशन पेश करना चाहूंगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो आती रहेगी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी बिल्कुल। अभी अपने माइक्स को काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
अब शायद देखो भी ठीक है। तो देखिए, जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, डोमेस्टिक प्राइस बेंचमार्क के रूप में कमोडिटी एक्सचेंजेस के प्राइस को देखा जाता है। खासतौर पे हमारा एमसीएक्स का जो प्राइस है उसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि भाव फर्क के दायरे में आते हैं, जो कि एक तो गोल्ड प्राइस है इंटरनेशनल, एक एक्सचेंज रेट है रुपी डॉलर, और जो इंपोर्ट ड्यूटी का कंपोनेंट है वो भी है, क्योंकि ये ड्यूटी पेड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तीनों चीजें बदलती हैं और इन तीनों चीजों को हेज करने के लिए हमारा प्राइस जो है वो अपने आप में सक्षम है। और जैसा कि आप जानते हैं, ड्यूटी टैरिफ 2014 से पहले तो परसेंटेज बेसिस पे रहा करता था और उसके बाद महीने में 2 बार वो खुद बदलता है। तो इसके चलते और भी ज़रूरी रहता है कि आप हेज करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो जो पूरी वैल्यू चेन है, इंपोर्टर से लेके बुलियन ट्रेडर, ज्वेलर्स, चाहे वो बड़े छोटे ज्वेलर्स हों, रिटेलर हों, लिस्टेड ज्वेलर्स भी हमारे यहाँ पे हैं और एक्सपोर्टर्स भी हैं। जो इन प्राइसेस की कोरिलेशन है वो इंटरनेशनल भाव के साथ भी लगभग 99% है और डोमेस्टिक भाव के साथ भी 98% है। डोमेस्टिक भाव का मतलब हुआ कि जो वेरियस जगहों पे और ख़ास तौर पे हमारे बेसिस सेंटर यानी अहमदाबाद पे जो स्पॉट प्राइस है। ट्रेडिंग आवर्स जो है, भारत की जो लोकेशन ऐसी है कि, और ख़ास तौर पे क्योंकि एमसीएक्स सुबह से लेके रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है, तो सुबह 9 बजे से, तो कहने का मतलब है कि आपको सारा का सारा जो घटित हो रहा है जापान से लेके चाइना से लेके यूरोप और फिर शाम को यूएसए में, वो एक ट्रेडिंग डे के अंदर सारा ही एमसीएक्स की हमारी विंडो में आप सबको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छा एक सोने चांदी में टर्नओवर देखने को मिला। 102% सोने की टर्नओवर में बढ़ोतरी मिली और 76% सिल्वर में। टोटल 91% कारोबार बढ़ा है, जो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जो राइट साइड पे कॉलम आप देख रहे हैं वो मई का नंबर है। मई के महीने में ये और भी बढ़ गया है, जो कि काफ़ी वेलकम चेंज है। 11,257 करोड़ पे गोल्ड सिल्वर का कारोबार था पिछले फाइनेंशियल में 31 मार्च तक, और मई का जो नंबर है वो 14,135 है। जून का उससे भी ज़्यादा ऊपर है। ओवरऑल हम लगभग 12,500 करोड़ के करीब खड़े। अप्रैल का काफ़ी पोर्शन आप जानते हैं लॉकडाउन में थोड़ा चला गया, फिर भी वो पिछले साल से भी 10% ऊपर है। और ये कुछ एक माइलस्टोन्स हुए गुजरे जो कि मार्च के महीने में आए कि 6.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर देखा गया टोटल बुलियन टर्नओवर में 35,112 करोड़, गोल्ड में भी, इंडिविजुअली सिल्वर में भी। और गोल्ड की ऑल वेरिएंट्स की जो वॉल्यूम है 55-56 टन के करीब 6.5 साल के हाई पे रही, और ये 2013 के जो सीटीटी के इम्पोजिशन के बाद की बात है, सबसे हाईएस्ट ये देखा गया। और गोल्ड ऑप्शंस में भी यही चीज़ देखने को मिली और उसका जो वॉल्यूम है तकरीबन 9.5 टन हिट किया, और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 9.25 टन किया। और जनवरी से लेके अब तक 9 ओकेजन्स पे गोल्ड किलो ऑप्शंस 2000 करोड़ के ऊपर आंकड़ा स्थापित कर चुके हैं। तो ये बेसिकली जो वॉलेटिलिटी सेगमेंट में वापस आई, तो जो हेजर्स हैं, आप सब हैं जैसे, इनका जो पार्टिसिपेशन है एक्सचेंज पे अपने भाव जोखिम को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही स्थिति लॉकडाउन के दौरान भी रही, और लॉकडाउन के दौरान भी, यानी इस मार्च की जो हम जिक्र कर रहे हैं, इस मार्च के एंड में जब लॉकडाउन था तब भी लोगों ने एक्सचेंज को एज अ सेफ गार्ड, एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म यूज करते रहे वो, और उसमें सफल रहे, सक्षम रहे। और उस महीने की डिलीवरी भी जो भी मिनिमम थी लॉकडाउन के दौरान भी, वो भी ऑनर हुई, बायर से भी सेलर से भी। तो ये काफ़ी इंकरेजिंग चीज़ है। अब मैं अपने प्रोडक्ट बास्केट की जल्दी से आपको एक देता हूँ स्नैपशॉट। गोल्ड के अंदर हमारे पास किलो कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है
8 ग्राम का कॉइन है और रिसेंटली 1 ग्राम का जो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये कहीं दुनिया में और कहीं नहीं है। दुनिया का पहला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि 1 ग्राम गोल्ड का डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरेबल हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल बहुत थोड़ा लो लेवल पे मूवमेंट रही। 2016 बहुत वॉलेटाइल था, इसी तरह 19 बहुत वॉलेटाइल रहा और 20 भी रह रहा है। तो और नीचे के दो चार्ट्स हैं उसमें देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मूवमेंट और डोमेस्टिक प्राइस मूवमेंट लगभग 98-99% कोरिलेटेड है। तो एक बुलियन फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो लिक्विडिटी हाई है, इम्पैक्ट कॉस्ट लो है, ऑर्डर बुक की डेप्थ और ओपन इंटरेस्ट हाई है। ये सारी चीजें हेजिंग एफिशिएंसी को डिटरमिन करती हैं कि आप कितने एफिशिएंटली आप हेज कर सकते हैं। तो ये जो किलो बार कॉन्ट्रैक्ट है, पहला कॉलम जो दिख रहा है वो देखिए, वो बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि साल के अंदर 6 कॉन्ट्रैक्ट है। 1 kg भाव सभी का इनका दोनों का रुपीस पर 10 ग्राम में है। 1 रुपए की मूवमेंट टिक साइज है, मिनिमम 6% मार्जिन है और डिलीवरी पीरियड में 5% इंक्रीमेंटल मार्जिन लगता है। जो इसकी मिनिमम क्वालिटी टू डिलीवर है वो 995 है, मगर इसके अंदर अगर कोई चाहे 999 डिलीवर करना तो उसे उतना प्रीमियम लेन देन एक्सचेंज के माध्यम से होता है। आखिरी 3 दिन का जो स्पॉट प्राइस है उसे उसकी एवरेज लेकर ड्यू डेट रेट यानी एक्सपायरी का भाव निकलता है। गोल्ड मिनी और गोल्ड किलो बार की रही बात। अब गोल्ड गिनी जो 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है उसका भाव भी 8 ग्राम का आता है। उसके अंदर 999 की प्योरिटी रखी गई है और गोल्ड पेटल जो नया है उसके अंदर भी इसी तरह से 999 की प्योरिटी 1 ग्राम का वो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भाव भी उसी तरह 1 ग्राम का आता है। जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर में आप देखेंगे 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये भी तीनों कंपल्सरी डिलीवरी हैं। पहले कैश सेटल हुआ करते थे 2 छोटे कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे इंकरेजिंग बात, जैसा मैंने कहा, सिल्वर 1 किलो के कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी डिलीवरी होती देखी। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का 30 किलो की बार है, सिल्ली जो हम कहते हैं, जो कि इंपोर्ट होती है जिस रूप में। जहां तक सिल्वर मिनी का सवाल है वो 5 किलोग्राम और सिल्वर माइक्रो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल है और छोटे बड़े रिस्क को आप तीनों के माध्यम से अलग अलग रूप में हेज कर सकते हैं और डिलीवरी उतार सकते हैं या खरीद सकते हैं। और वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं कि सिल्वर के अंदर काफी हाई देखने को मिल रही है, जैसा कि मार्च में खास तौर पे देखा गया और अभी भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज के माध्यम से रिस्क को हेज करना बहुत लाजमी है ताकि आपको मार्जिन की प्रोटेक्शन मिल सके। और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं कि सिल्वर के अंदर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स तीनों की जो मैं बात कर रहा था, और तीनों का जो सेटलमेंट प्रोसीजर मेथड है वही है कि 3 दिन का जो स्पॉट प्राइस अहमदाबाद की मार्केट का लिया जाता है और उससे एक्सपायरी का भाव आता है। इसमें जो प्योरिटी है 999 है, जैसा कि सिल्वर के अंदर ग्लोबली दुनिया में देखी गई है, वही मान्यता है। ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च किए हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर रहेगा। 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट प्योरिटी 999 सर्टी कार्ड के ऊपर वो आता है। इसे एक रिटेल माइंडसेट से एक्यूमुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के लिए हमने डिजाइन किया था कि इसके अंदर 1-1 ग्राम डिफरेंट भाव पे एक्सचेंज की लिक्विड ऑर्डर बुक से फायदा उठाते हुए एक रिटेल
पार्टिसिपेंट इसे एसेट क्लास की तरह एक्यूमुलेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकता है, और जब चाहे उसे बाहर एक्सचेंज के ले जाना तब ले जा सकता है। इसका जो मेकिंग चार्ज है उसे हमने ट्रांसपेरेंटली 100 रुपए बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है, ओवर एंड अबव द प्राइस रखा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मुंबई इसका बेसिस सेंटर है, अहमदाबाद और नई दिल्ली एडिशनल हैं, और इसमें अभी तक का रिकॉर्ड है कि 13,178 सिक्के ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। नवंबर से, ये अक्टूबर से लॉन्च हुआ था, और आज हम अभी लॉकडाउन वगैरह सब देखते दिखाते, अप्रैल में इसके 4,888 सिक्के डिलीवर हुए थे। तो ये एक अच्छा, एक इंकरेजिंग रिस्पॉन्स दिख रहा है। सिल्वर माइक्रो 1 kg डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन इसे भी 400 रुपए मेकिंग चार्ज को ओवर एंड अबव प्राइस रखा गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और इसे भी सिमिलर रिटेल, जो हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले चांदी के बारे में, एसेट क्लास के बारे में, वहां पे मेरा ये कहना है कि ये प्रोडक्ट इस समय आइडियली सूटेड है उस पर्पस के लिए। और मार्च के महीने में इसके अंदर जो खरीदारी दुनिया में देखी गई छोटी डिनोमिनेशन की सिल्वर में, इंडिया में ही नहीं, बहुत हाई प्रीमियम्स गए थे, इंडिया में भी बाहर भी। तो इससे साफ पता चलता है कि रिटेल को कितना इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट पे। इसे हम सब मिलके आगे बढ़ा सकते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर एसेट क्लास को एक्यूमुलेट किया जा सके। ये हमारी इसके पीछे सोच है। इसके कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड पेटल जो है 2 साल पहले जब ये 2 करोड़ का सिर्फ होता था इसकी एवरेज डेली टर्नओवर, आज ऑन एन एवरेज 18 करोड़ है, और अभी रिसेंटली 25 करोड़ का दिन में कारोबार कई बार हुआ है, 24, 25, 23। जब से हमने इसे कन्वर्ट किया है डिलीवरेबल में, इसमें काम और बढ़ गया है। सिल्वर माइक्रो में भी इस तरह का देखा गया है रिस्पॉन्स, और ये डिलीवरी के नंबर्स में आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। हमने इनके अंदर एडिशनल डिलीवरी सेंटर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड मिनी में और सिल्वर 30 kg में ऐड कर दिए हैं। सभी वो सेंटर, छोटों में अभी नहीं किया है, लिक्विडिटी सेंटर होने दीजिए पहले, और जो बड़े में वो सभी सेंटर हमने ऐड किए हैं जहां पे सिल्वर का कारोबार बनते दिखता है। इसमें आगरा भी है आपके रीजन से, साउथ में चेन्नई है, सेलम है, अहमदाबाद तो है ही, इसके अलावा जयपुर, राजकोट और मुंबई है, और दिल्ली है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इसमें इंडस्ट्री के बेसिस पे, बायर सेलर के मैच के बेसिस पे इन सेंटर्स में डिलीवरी होती नजर आएगी। ये गोल्ड 1 ग्राम के बारे में जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया, इसकी ये खासियत है, और ये इसके कॉर्नर स्टोन्स हैं डिजाइन के, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, मेकिंग चार्ज सेपरेट, 1 ग्राम, रिटेल ओरिएंटेड। ये कुल जो इससे पहले कि हम हेजिंग की जो बात करें, टेक्निकल कैसे किस तरह से हेजिंग की जाती है, उससे पहले ये डिलीवरी के आंकड़े आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। और जिस संदर्भ में मैं अनुराग जी से इंडिया गुड की बात कर रहा था, तो देखिए डिलीवरी का रिश्ता एमसीएक्स के साथ पुराना रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3,370 टन चांदी हमारे यहाँ डिलीवर हो चुकी है, और 116 टन गोल्ड इंसेप्शन से अब तक। अब हम एक्सचेंज के माध्यम को हेजिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, उस सब खुद बुलियन ट्रेडर हैं, ज्वेलर हैं, आप सब वाकिफ हैं कि 2 ही तरह की सिचुएशंस होती हैं। या तो आदमी के पास ऑर्डर है पर मेटल लेना बाकी है, प्राइस होना बाकी, या फिर मेटल है प्राइस 10 और उसका सेल या ऑर्डर होना बाकी। इसे हम निचोड़ कह सकते हैं हेजिंग की रिक्वायरमेंट को लेके। तो इन दोनों सिचुएशंस में किस तरीके से
हमें एक्सचेंज को इस्तेमाल करना है, यूज करना है हेजिंग के लिए, मैं उस पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। आप भाव को फिक्स कर रहे हैं, आपको मार्जिन पे करना है, M2M के लिए थोड़ा इसमें पैसा रखना है, आपको पूरा कैपिटल कहीं ब्लॉक नहीं करना है। ये सबसे बड़ी एक एडवांटेज है इसके अंदर। लॉक इन ऑफ प्राइसेस मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्शन मिल रही है, और फ्लक्चुएशन का उस पर कोई असर नहीं रहता है। आपकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो MCX पे हेज की जा सकती है, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़े छोटे ज्वेलर्स ने हमारे यहाँ किया भी है। और इन सब के अलावा, ये तो हो गई फ्यूचर्स से हेजिंग की बातचीत। ऑप्शंस के जरिए आप हेजिंग भी कर सकते हैं और हेजिंग के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। वो खासियत ऑप्शंस की है, उस पर हम आएंगे अभी। तो फ्यूचर्स के जरिए हेजिंग कैसे की जाती है? दो तरह की हेजिंग होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि ऑर्डर आया है बट माल नहीं है, तो आपको लॉन्ग हेज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अपनी लॉन्ग पोजीशन, बाय पोजीशन एक्सचेंज पे बनानी है। एक तरह से सोने का भाव फिक्स कर लिया। दूसरा ऑफसेट हेजिंग, कि मैंने फिजिकल में अगर एक सौदा मारा है बाय का, तो उस जोखिम को इमीडिएटली मैं एक्सचेंज पे उतार दूंगा, यानी सेल कर दूंगा। जब वो बिकेगा, जिस भाव मर्जी पे वो बिकेगा, तब मैं एक्सचेंज की पोजीशन को रिवर्स कर लूंगा। ये दो ही सिचुएशंस हैं। दोबारा से मैं बोलता हूं, एक कि आपके पास ऑर्डर आया है, आपको भाव फिक्स करना है, गोल्ड भरे ही आप 5 दिन बाद लेंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो भाव फिक्स करेंगे आप एक्सचेंज के ऊपर। भाव फिक्स हो गया, भाव ऑफर दे दिया कस्टमर को, सेफ हो लिए, फिर आपने गोल्ड लिया, जब भी लिया उसको बनाया और उसे आगे आपने अपने कस्टमर को दिया, तो इस पोजीशन को काट दिया। दूसरा है शॉर्ट हेज या ऑफसेट हेज, मतलब कि मैंने फिजिकल में एक प्राइसिंग कर ली है गोल्ड की, वो माल बने बिके जब भी, बट मैंने प्राइसिंग तो कर ली है अपने सप्लायर से, और इमीडिएटली MCX पे अपना सौदा और अपना रिस्क उतार दिया है सेल करके। अब जब मैं फिजिकल में सेल करूंगा माल बना के या जो भी है, तब मैं उस पोजीशन को रिवर्स करूं। इसमें एग्जांपल बहुत सिंपल है। आज 48,000 का सपोज भाव चल रहा है, तो मुझे ऑर्डर मिला, मैंने एक्सचेंज पे लॉन्ग कर लिया। MCX फॉर एग्जांपल उस समय 47,700 चल रहा हो, पैरिटी डिस्पैरिटी चेंज होती रहती है। और जब मैंने वो लॉन्ग कर लिया, और जब मैंने गोल्ड फिजिकली खरीदा उस ऑर्डर के लिए, तो एक साइड जो भी भाव हुआ, एक साइड मुझे प्रॉफिट होगा, दूसरी साइड मुझे उतना ही लॉस होगा। तो नेट नेट मैं सेफ रहूंगा। या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस नीचे आएगा, दोनों सिनेरियो बने हुए हैं स्क्रीन पे। अगर 47,700 वाला 500 हो गया, तो 200 का लॉस फ्यूचर में आएगा, मगर उसमें प्रॉफिट आ जाएगा स्पॉट पे। और इसमें अगर वो भाव जो है वो बढ़ा, तो उसका ऑपोजिट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को फिजिकल बुक और एक्सचेंज की बुक में प्रोटेक्ट करके चल रहा हूं, अपना प्रॉफिट नो लॉस पे। इसी तरह से दूसरा देखते हैं कि मैंने अपनी फिजिकल की बाइंग को एक्सचेंज पे सेल कर दिया, तो मैं प्रोटेक्ट हो गया। अब जब मुझे उसके अगेंस्ट कोई फर्म ऑर्डर मिलेगा, उस दिन का जो भाव होगा, उस दिन के भाव पे जब मैं फिजिकल बेचूंगा या प्राइस करूंगा, तो मैं MCX को पोजीशन को काट दूंगा। इसमें भी दोनों सिनेरियोज में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये तो होगी फ्यूचर से हेजिंग की बात। अब हम आते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन बेसिकली एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है और कुछ नहीं है। ऑप्शन में आपने अपने आप को एडवर्स मूवमेंट से तो इंश्योरेंस कवर ले लिया, प्रीमियम देके, एक छोटा सा प्रीमियम देके, पार्टी रिस्क नहीं है। और आपकी जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई, नोन हो गई। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रीमियम आपने दिया है वही आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो आपका कैश फ्लो तो निर्धारित हो गया कि ये तो इतना ही है, और प्रोटेक्शन मिल गई पूरी। और साथ ही साथ इसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए,
तो आप एक साइड हेज रहेंगे और एक साइड आपको प्रॉफिटेबिलिटी फेवरेबल साइड में मूवमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो सकती है। यही ऑप्शन और फ्यूचर का खास फर्क रहता है अपने आप में। एग्जाम्पल के साथ अभी हम देखेंगे। हेजिंग दोनों से की जा सकती है। हेजिंग जो है वो फ्यूचर से भी होती है, ऑप्शन से भी, बट कब कब फ्यूचर को इस्तेमाल करना है और कब ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, ये डिसीजन लिया जाता है वॉलेटिलिटी को देख के कि प्रीमियम मार्केट ज्यादा दे रही है रिस्क की वजह से, तो मैं ऑप्शन राइटिंग की तरफ जाऊं। अगर प्रीमियम सस्ता मिल रहा है तो मैं छोटा सा प्रीमियम पे करके खरीद के ऑप्शन अपने आप को हेज कर लूं। और अगर मुझे ऑफसेट हेजिंग में इंटरेस्ट ही है सिर्फ, तो मैं फ्यूचर में अकेले काम कर लूं। तो इस तरह से स्ट्रेटजीज बनती हैं। मगर एक एग्जांपल है कॉस्टलेस कॉलर, जो कि एक सेफ हेजिंग स्ट्रेटजी है। इसमें कोई स्पेकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी चीज में जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, कोई भी तौर की स्पेकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, प्योर हेजिंग की बात हो रही है। अब कॉस्टलेस कॉलर का मतलब क्या है? जैसे कई माइनर्स क्या करते हैं, जो माइंस हैं, कि भाव के ऊपर की कॉल जो है उसे सेल कर देते हैं। उनके पास तो माल पड़ा ही है ना, तो वर्स्ट केस में वो माल उतने में बिक गया, ऐसा हो गया ना। और प्रीमियम जो मिलता है उससे नीचे की साइड में पुट खरीद लेते हैं और अपने आप को दोनों साइड प्रोटेक्शन तकरीबन फ्री में वो पा लेते हैं। इसे कहते हैं कॉस्टलेस कॉलर। ये एक सिंपल हेजिंग स्ट्रेटजी है। दूसरी और एक अहम चीज है जो कि मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं, और ये हमारे यहाँ जब से ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं, ये बहुत होते हुए बनते हुए दिखा है। नंबर 1 कि लोग जब स्पॉट डिस्काउंट पे चल रहा होता है तो ऊपर के कॉल्स को सेल करते हैं, जो फिजिकल ट्रेडर है, बिकॉज उनके पास फिजिकल माल तो पड़ा ही है, तो सेल करके कॉल्स को चलते हैं। दूसरी जो चीज है उसका ऑपोजिट है, जो मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं, कि वो पुट ऑप्शंस को खरीद के आप फ्लेक्सिबल प्राइसिंग अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। बहुत से ज्वेलर्स हैं इस समय जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, लिस्टेड ज्वेलर्स हैं, बड़े वाले ज्वेलर्स, छोटे वाले ज्वेलर्स, हर तरह के, जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में। अब आपके सामने सपोज दिवाली का सीजन है और दिवाली के सीजन में आपने एक ऑफर लॉन्च की कि मैं, जो कस्टमर वॉक इन करेगा उसे आज का या दिवाली के दिन तक का बीच में जो भी लोएस्ट प्राइस आएगा, 15 दिन का टाइम पीरियड जो भी है, मैं उसे ऑफर दे दूंगा। ये ऑप्शंस के जरिए संभव है। इसमें कुछ नहीं करना है। जब वो कस्टमर आता है उस समय आपको, जैसे अगर वो एडवांस देता है कि ये मेरा, तो उस समय आप पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, क्योंकि आपका जो आपको लोएस्ट उसको प्राइस देना है, तो आपका रिस्क है कि भाव गिरेगा। इस चीज से आपका रिस्क है। तो अगर भाव गिरेगा तो पुट ऑप्शन आपको पे ऑफ दे जाएगी, और जब वो फिक्स करेगा तो अपनी पुट ऑप्शन को आप स्क्वायर ऑफ करके उसे वो भाव दे सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल प्राइसिंग जो है, बेसिकली ऑप्शंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है एज अपोज टू फ्यूचर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो बहुत से लोग यूज कर रहे हैं आज एमसीएक्स के द्वारा। और सीजनैलिटी वाइज अक्षय तृतीया या दिवाली बेस्ड कई एग्जाम्पल ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने बोला, इन्वेंट्री हेजिंग आप लोग कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को ऊपर के प्राइसेस पे कॉल्स को राइट करके, ताकि आप प्रोटेक्टेड भी रहें और आपकी इन्वेंट्री जो है वो मोनेटाइज भी हो जाए। और आपका तो माल हाथ में होने की वजह से you are anyway protected. You always give delivery if need be. So this is some of the strategies. Coming to the point कि जैसा मैंने कहा, कब कौन सी स्ट्रेटजी, कब पुट ऑप्शन, ये ऑप्शन लिख के काम हो सकता है वर्सेस कब ऑप्शन खरीद के काम हो सकता है। तो ये जो चार्ट है आपके स्क्रीन के राइट बॉटम कॉर्नर पे, इसमें दिखाया गया है कि वॉलेटिलिटी का स्केच दिखाया है और प्रीमियम्स दिखाए हैं। तो हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है उससे प्रीमियम्स बढ़ जाते। जैसे अगर कोई थोड़ा सा उम्र में ज्यादा इंसान मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाएगा तो उसकी रिस्क ज्यादा होगी, तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम ज्यादा लेती है, राइट। वही लॉजिक है कि मार्केट भी इस तरह से डिसाइड करती है प्रीमियम। जब रिस्क ज्यादा होता है
तो market does not know which way it is headed. Volatility is very high, so premiums are also high. So accordingly, a person can make a decision कि मैं लिख के ये ऑप्शन लिख के काम करूं, ऑप्शन खरीद के काम करूं या सिर्फ फ्यूचर्स में काम करूं. तो ये वो एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के. जैसा मैंने आपसे कहा कि पुट ऑप्शन को खरीद करके आपने एक टाइम फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी अपने कस्टमर को दी कि आपके जो प्राइस आप चूज करेंगे वो मैं आपको दूंगा. भाव गिरा तो आएगा लेने के लिए, उस समय आप पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे चुकी होगी. अगर भाव बढ़ा तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वैसे भी वो 1% के करीब भी नहीं होता है, तो वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में वो निकल गया ऐसा. तो एक बार इसे समराइज करते हैं. ऑप्शंस का मतलब है प्राइस इंश्योरेंस, फिक्स्ड प्रीमियम, अपफ्रंट पहले से पता है, आपका जो ऑर्डर बुक है उसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाती है, और मैक्सिमम लॉस नोन है, प्री इट इज डिसाइडेड. फॉर एग्जांपल अभी देखने को आ रहा था कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारा डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स का जो गोल्ड है वो रीसेल को आएगा ऐसा बहुत सुनने में आ रहा था. और कुछ एनबीएफसीज के यहाँ जो इसमें डील करती हैं, बहुत सी रिडेम्पशन हो रही थी, लोग वहां से ले जाके आउटराइट सेल कर रहे थे बिकॉज बहुत अच्छा भाव भी बढ़ा हुआ था, अभी भी है. तो ऐसे चलते ज्वेलर के लिए तो बहुत एक तरह का डिफरेंट सिनेरियो है. पहले तो वो एक प्लान्ड तरीके से अपना गोल्ड इन्वेंट्री रखता था, अभी तो वो कभी भी वॉक इन कस्टमर आ सकता है कि ये मुझे एक्सचेंज कर दीजिए या ये लीजिए मेरे से खरीद लीजिए. तो ऐसे सूरत में क्या करेगा ज्वेलर? ऐसी सूरत के लिए ही ज्वेलर के लिए ये पुट ऑप्शन वाला जो सिस्टम है वो बना है कि जिस भाव पे उसने वो खरीदा है, क्योंकि वो आकस्मिक भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, तो आप अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं पुट ऑप्शन खरीद के. So this is what the basic theory of options is. I can give you some very quickly numerical examples. जैसा कि देखा गया कि अगर आप अपनी इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क डिप्रिसिएशन का है, तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे. अगर भाव गिरा तो एक्चुअल लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा पुट के प्रीमियम बढ़ने से, और अगर भाव बढ़ा तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो नोन है, जो प्रीमियम है, बस उतना ही. ये उसका छोटा सा एग्जांपल है कि आप कैसे देखेंगे. पे ऑफ चार्ट कहते हैं इसे, कि उसका जो पे ऑफ है एक डायरेक्शन में, तो पे ऑफ जो उसका जो मैक्सिमम लॉस है वहां पे आके रुक गया जो प्रीमियम दिया है. मतलब कि अगर भाव गिर रहा है, सपोज उसकी इन्वेंट्री के गिरने का डर है ना, तो उसने 48,000 का पुट खरीदा है फॉर एग्जांपल 480 रुपए में, 1% बोल रहा हूं. तो अगर तो भाव 48 से नीचे की तरफ जाएगा तो उसका जो नेट जो उसका लॉस है वो पता है कि वो उसको कॉम्पनसेट करती रहेगी पुट, और बढ़ेगा तो टेबल के अंदर वो सिनेरियो दिया हुआ है. एक लेवल के बाद 48,500 के बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ पे बनती हुई नजर आएगी आप. इसी तरह से अगर आपने अनफिक्स्ड गोल्ड की बाइंग की बात करें, अप्रिसिएशन का अगर आपको खतरा है प्राइस का, अगर आपने ऑपोजिट केस की बात करें तो फिर कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे कि अगर बढ़ गया तो कॉल ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट कर देगी क्योंकि वो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा. और सिमिलरली एक साइड पे एक लेवल के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और दूसरी साइड पे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम लॉस ओनली टू द प्रीमियम पेड. तो ये सिनेरियो हैं दो. वही चीज ऑप्शंस में भी है, वही चीज फ्यूचर्स में भी है, और उनके कॉम्बिनेशन में बहुत सारी हेजिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं, की जा सकती हैं, जिसमें कि आपके जो मेंबर्स ब्रोकर्स हैं जिसके थ्रू आपके अकाउंट्स हैं हेजर्स के, वो आपकी सहायता
आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं टच अपॉन करना चाहूंगा इससे पहले कि हम Q&A खोलें और आप सबके व्यूज लिए जाएं कि सेक्शन 43/5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी जो हेज बुक्स हैं, जो आपका हेजिंग की बुक्स आप मेंटेन करते हैं, जो सौदे एक्सचेंज पे रिकग्नाइज्ड एक्सचेंजेस पे करते हैं अपने फिजिकल सौदों के अगेंस्ट, तो उन्हें आप ऑफसेट कर सकते हैं अपनी, इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और लॉस। सो इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम हो जाता है कि आप सब हेजिंग की बुक्स मेंटेन करें और इस चीज का फायदा उठाते हुए अपनी हेजिंग को पूर्णतः अपनी फिजिकल बुक से लिंक कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी का जो LODR रिक्वायरमेंट्स है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अंदर भी सभी बड़ी लिस्टेड कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ये मेंशन करती हैं कि वो हेजिंग कर रही हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं, किस एक्सचेंज पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब मेंशन रहता है। तो इसी नोट पे मैं प्रेजेंटेशन को कंक्लूड थोड़ा करते हुए आप सभी पैनलिस्ट के पास वापस आता हूं। और आई थिंक हमारे साथ, इससे पहले कि मैं Q&A पूरा सबके लिए खोलूं, बीच में आप जानते हैं कि हमारा संपर्क हिमांशु जी से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे उनका मैसेज आया है अभी कुछ समय पहले कि हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आप इस पूरी प्रेजेंटेशन भी सुन चुके हैं। इससे पहले हमने बाकी सभी पैनलिस्ट का व्यू लिया, आपका लेना रह गया था, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप इस पूरे संदर्भ में कुछ कहें। हिमांशु जी, MJ गोल्ड। नमस्ते शिवांशु जी एंड नमस्ते सभी पैनलिस्ट एंड अनुराग रस्तोगी जी एंड एवरीबॉडी, ऑल द ज्वेलर्स। मेरी आवाज अब क्लियर होगी? जी हाँ, जी हाँ। सर, मैंने पूरी प्रेजेंटेशंस भी गो थ्रू करी एंड मैंने सभी के व्यूज भी सुने एंड जैसा कि निशांत जी ने कहा, अनुराग जी ने कहा और आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन किया कि वी शुड कंसीडर MCX एज अ हेजिंग टूल, फर्स्ट थिंग। और मैं उसी प्रैक्टिस को करता हुआ आ रहा हूँ और मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि जो भी टूल्स आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, पेटल्स हो गए, गुनिया हो गए या आपके मिनी हो गया या मैक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अगर आप इसे प्रॉपर यूज करते हैं तो आप अपनी पोजीशंस को, रिस्क को बचा सकते हैं एंड अपने बिजनेस को, जैसे कि हमने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी किया, इसको यूज किया, तो अपनी रिस्क को हमने बचाया, साथ में हमको एक बिजनेस की एक नई अपॉर्चुनिटीज भी इसमें दिखी। आप सब लोग कहेंगे कि ये हेजिंग टूल है, अपॉर्चुनिटी कैसे है? अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या होता है कि कई बार स्पॉट मार्केट्स वर्किंग में नहीं होते, तो हम फ्यूचर को देखते हुए उसको अपने अकॉर्डिंगली हम अपने कस्टमर्स को प्राइस कोट कर सकते हैं, फ्यूचर प्राइसेस को कंसिडरेशन करते हुए। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे कोई भी मार्केट में आपको स्पॉट प्राइस नहीं दे रहा, बट अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक में अपने कस्टमर्स को स्पॉट मार्केट का प्राइस कोट कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट रिस्क। ये एक बहुत बड़ा टूल मुझे ड्यूरिंग द लॉकडाउन इसका फीचर मुझे दिखा। बाकी तो आपने एवरीथिंग यू हैव कवर्ड इट वेरी वेल। मुझे इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही दिखी जिसे मैंने यूज किया है। बात बिल्कुल सही ये है कि एक्चुअली जो इनफैक्ट जो रेगुलेटरी सिस्टम बने हुए हैं कि अगर कल को स्पॉट प्राइस की जो मार्केट्स हैं, मंडियां हैं, उनमें किसी कारणवश लॉकडाउन की परिस्थिति बन जाती है, तो यहाँ तक है कि पूरे 3 दिनों के पूरे प्राइसेस को लिया जाता है, पूरे ट्रेड्स को लिया जाता है। तो ये सब जो है इससे, और वो जो प्राइस फाइनली आया लॉकडाउन दौरान, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का यही एक प्रूफ है कि उससे डिलीवरी भी सक्षम होती हुई देखी गई, चाहे वो 90 किलो रही हो, जो भी है, मिनिमम भी इतनी छोटी भी नहीं है, और उसमें कोई ऐसा डिफॉल्ट होता हुआ नजर नहीं आया। तो ये बात सही है कि हेजिंग के लिए एक तरह का स्पॉट भाव विद डिग्री ऑफ
certainty a person can provide, because anyway when you are close to delivery it is mimicking the what would have been a spot. तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, और आगे चल के ये जरूर है कि अभी आपको और प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। इंडेक्स जो है बुलियन का वो शॉर्टली लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी परमिशन मिल चुकी है। हम एक आध डेढ़ महीने में उसकी थोड़ी और जागरूकता बढ़ा के अगस्त के अंदर सोच रहे हैं कि बुलियन वाला जो है इंडेक्स उसे हम लॉन्च करें। वो सोने और चांदी मिश्रण रहेगा एक पर्टिकुलर रेशियो में, और वो रिटर्न्स इंडेक्स की तरह रहेगा कि पिछले दिन के क्लोज से इस समय क्या रिटर्न आ रहा है उस चीज का वो सूचकांक रहेगा। उम्मीद है इन सब चीजों के चलते पार्टिसिपेशन को और बढ़ोतरी मिलेगी। जैसा कि आपने देखा रिसेंटली वॉल्यूम्स भी बहुत बड़े हैं, और हमारे यहाँ जो हेजर्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफी बढ़ती हुई नजर आई है, चाहे वो बड़े बड़े रिफाइनर्स हों, ज्वेलर्स हों, लिस्टेड ज्वेलर्स हों, और चाहे वो रीजनल लेवल पे जितने भी ज्वेलर्स हैं, बुलियन ट्रेडर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, सब। जी हाँ, तो अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि सरकार साहब कुछ सवाल करना चाह रहे थे। प्रदीप सरकार जी, कैन यू हियर मी? या आई एम हियरिंग यू। फरमाइए साहब, प्लीज बताइए क्या सवाल है। सवाल तो बहुत सारी थी। पहले तो सबसे खुशी है और बधाई भी हो, मेरे को चांस दिया है इस प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए, और अनुराग जी को भी शुक्रगुजार हो जो आज मेरे को परिचय करा दिया है। जो भी हो, MCX इज ए गुड प्लेटफॉर्म। जब MCX शुरू हुआ थे तब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ MCX आई नो दैट द MCX, तो उस टाइम ज्यादा प्रोडक्ट लेके नहीं आए थे। धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च बढ़ते गए। अभी नया प्रोडक्ट और भी आज जो देखा आप स्लाइड में 1 ग्राम और आने वाला, और इंडेक्स मेटल इंडेक्स भी आने वाला है। बहुत बढ़िया बात है हम लोग के लिए, और मैं चाहता हूँ सभी ज्वेलर्स आए इसमें। क्यों बहुत हेजिंग स्पेकुलेशन में मैं नहीं बोलूंगा, स्पेकुलेशन में आप जाओ, मैं बोलूंगा आप हेजिंग के लिए आओ, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है शिवांशु जी, टाइम टू टाइम एक्सचेंज मार्जिन का जो फ्यूचर का जो मार्जिन होती है वो कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, किस लिए? ओके, जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सो देखिए, मार्जिन किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो आज की डेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से एक इनिशियल मार्जिन होता है। तो या तो वो एक फिक्स्ड नंबर रहता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, जैसे गोल्ड में फॉर एग्जांपल 6% है आज की डेट में, मिनिमम वो रहता है। या फिर वो वैर बेस्ड रहता है, वैल्यू एट रिस्क, जो एक सिस्टम ड्रिवन कैलकुलेशन होती है टाइम टू टाइम, वो दिन में कई साइकिल्स उसकी रन होती है। तो वो वैर बेस्ड नंबर या इनिशियल मार्जिन का जो स्टिपुलेटेड नंबर है परसेंटेज, उन दोनों में से एक इनिशियल मार्जिन बनता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम एक एडिशनल मार्जिन एक्सचेंज के उसमें रहता है कि उसे वो लागू करे या ना करे। इसके अलावा एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM करके होता है जो कि फिक्स्ड है 1.25% पे। तो अमूमन आप देखेंगे कि आज की डेट में जो इनिशियल मार्जिन प्लस एडिशनल मार्जिन हो या ना हो, तीसरा जो है ELM, इन तीनों को मिला के जो आंकड़ा आता है वो लगभग आज की वॉलेटिलिटी के बेस जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर वो लगभग 10% के करीब है, 9-10% के करीब है। और यही सिनेरियो गोल्ड और यही सिनेरियो लगभग सिल्वर में भी है। तो मार्जिन का जो सवाल है वो प्रोटेक्शन के लिए है, इट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वन एंड ऑल। एंड इसके अलावा जो M2M होता है
जो मार्क टू मार्केट होता है वो आपकी जो पोजीशंस हैं उन्हें डेली बेसिस पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरह एक प्लस माइनस का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, जैसे आपका सौदा बंद होगा उसके हिसाब से, जिस पे पोजीशन कल के क्लोजिंग से आपका जो सौदा है ऊपर है या नीचे है बेसिकली, तो उस तरह से वो M2M होता है। तो ये दो चीजों का बफर लेके एक हेजर अगर चले तो, और वो उतना मनी जो है वो अपनी कैलकुलेशन में लेके चले, तो दैट इज द आइडियल वे एक्चुअली। Okay. Actually, all the investors should be go to he or she or take the minimum 18% margin in hand. So I think I mean, typically speaking, today, if these two numbers, ELM and IM, and if any AM is there or not, it put together coming to 9-10%, maybe additional buffer of 5%. Yes, so thereabout, one can plan like that. Okay, okay, okay. I have shown the recently you have launched the option and put option, call option also. Very good platform this one also. I think a small in hazard should be go to option or call option or put option. It is right for small investor. Yeah, yeah. ये ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इट इज अ प्रोडक्ट जो कि सभी ज्वेलर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा, पुट ऑप्शन का क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से उसे अपनी बिजनेस में सम्मिलित किया जा सकता है, तो वो एक डेफिनेटली, और ये अभी हमने सिर्फ एक सरफेस स्क्रैच किया है, तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर बहुत तगड़ा स्कोप है आगे चल के। और सभी ज्वेलर्स अगर इसके इस्तेमाल में आ जाए तो बहुत बड़ा इसका प्रोडक्ट का आगे स्कोप है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरा और एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। मान लीजिए मैं जुलाई का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया आज का तारीख में, जी। चलते रहा, मार्जिन देते गया, M2M करते गया, कोई कारण से द एक्सपायरी डेट जो भी है, तो मैं सौदा काटना व जो भी करना भूल गया, लेकिन मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे उसको डिलीवरी चाहिए। इट इज पॉसिबल? जी हाँ, आप दो चीजें हैं। एक तो आज की डेट में जो डिलीवरी पीरियड है वो 1st to 5th होता है, तो अगर आपका सौदा खुला है तो इन एनी केस आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि अब आप डिलीवरी पीरियड में आ रहे हैं, अब आपका मार्जिन बढ़ने वाला है 5-5% से हर रोज, तो आपको उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जहां तक डिलीवरी लेने का सवाल है, इफ समबडी वांट्स टू टेक डिलीवरी वाया फ्यूचर्स, राइट नाउ आई एम टॉकिंग, तो वो फर्स्ट की इवनिंग को वो मार्किंग, पहली मार्किंग होती है। उस समय it is very much possible that on any of the days 1, 2, 3, 4, 5 he can be marked for delivery. If he is a seller, अगर वो सेलर है तो वो चूज कर सकता है कि मैं किस दिन डिलीवरी देना चाहूं, और दोनों को भी एक सहूलियत होती है मार्किंग ऑफ डिलीवरी इंटेंशन। तो अगर सेलर जिस दिन इंटेंशन देता है, माल उसका अंदर लग गया है, इंटेंशन दे सकता है, वो इंटेंशन देने के बाद वो अपनी डिलीवरी उस दिन एनफोर्स कर सकता है 5 में से किसी भी दिन। बायर अगर ओपन है तो उसे 5 में से किसी भी दिन डिलीवरी मिल सकती है। अगर बायर आज चाहता है डिलीवरी, तो उसको चाहिए कि वो बायर इंटेंशन दे दे। बायर इंटेंशन देने के बाद सिस्टम जो है वो उसे प्रायोरिटी देता है, अदरवाइज रैंडमली एलोकेट होती है। ये तो रही डिलीवरी की बात। और डिलीवरी की सेटलमेंट अगले दिन होती है। जैसे आज की डिलीवरी मार्किंग हुई फर्स्ट नाइट की, तो सेकेंड दोपहर तक वो सेटल हो जाएगी। सेकेंड दोपहर को 2 बजे पे इन होगा, फंड्स पे इन, और करते कराते शाम के 4 बजे तक कमोडिटी पे आउट और फंड पे आउट हो जाएगा। कमोडिटी पे इन तो ऑलरेडी हो ही चुका है पिछले दिन, तभी वो इंटेंशन दे पाया है सेलर। इस तरह से सिस्टम है। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, ऑप्शंस जो है आज की डेट में हमारे यहाँ पे ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स है, जो कि जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसके अंदर जो फाइनेंशियल प्लेयर है
द डिलीवरी पीरियड वो ऑप्शन का जो भी पोजीशन है M2M देख के वो फ्यूचर में डिवॉल्व हो जाता है, फ्यूचर ही बन जाता है। तो उस बंदे के हाथ में एक फ्यूचर की पोजीशन रह जाएगी M2M सब एडजस्ट करने के बाद। फिर वो उस फ्यूचर से वैसे ही डिलीवरी लेन देन कर सकता है। 2 दिन अभी पड़े हैं, चाहे तो स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है और चाहे तो ओपन रह के डिलीवरी पीरियड में आके लेन देन भी कर सकता है। ये आज की डेट में जो रूपरेखा है वैसी। ओके जी। अच्छा, मैंने आपका और एक चीज सुने हैं अभी, जो डिलीवरी सेंटर आपने बनाया है जहाँ से हम लोगों को जो मेटल डिलीवरी मिल सकता है, तो ईस्टर्न रीजन में आपका अभी तक डिलीवरी सेंटर का कभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि जस्ट कलकत्ता हो, जो भी हो? जी हाँ सर, कलकत्ता ऑलरेडी हमारा डिलीवरी सेंटर है एडिशनल। कलकत्ता हमारा गोल्ड प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी हमारा ये डिलीवरी सेंटर है। एक्चुअली जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स का जो लॉजिक रखा गया है वो ये है कि अगर बायर और सेलर दोनों चाहे, इंटेंशन उनकी मैच हो आपस में, तो वो जिस सेंटर पे चाहे वहां डिलीवरी ले दे सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अहमदाबाद जो है वो बेसिस सेंटर है गोल्ड और सिल्वर। जी ऐसा है। ओके, थैंक यू शिवांशु जी। थैंक यू प्रदीप सरकार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज जुड़ के इस माध्यम से, और आगे चल के आपके रीजन में भी हम आपके साथ मिलके आप और अनुराग जी के साथ बात करके वेबिनार करना चाहेंगे। जरूर 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 जरूर। और मैं भी चाहता हूँ सब सुने, सब सीखे, और जितना छोटा छोटा ज्वेलर्स है सबको एडुकेट करना हम लोग का मकसद है। क्योंकि सब कोई सोचता है क्या होगा, करेंगे मैं तो लॉस खा जाऊंगा, वो खा जाऊंगा, तो उनको सिखाना, लॉस तो बात है, आप पहले सीखो कैसे लॉस खाना है, कैसे लॉस नहीं खाना है, वो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। जी ओके देन सर। सोच है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी। मैं अनुराग जी आप पे वापस आना चाहूंगा और सभी के लिए ओपन करना चाहूंगा कि ओपन हाउस कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मोस्ट वेलकम। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के सभी ज्वेलर्स बंधुओं के लिए कि MCX को जो लोग एक गलत ढंग से देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम किसी शहरों में जाते हैं या कहीं पर भी बात होती है, लोग बोलते हैं MCX। तो आज एक भ्रांति दूर करते हैं आपके इस वेबिनार के माध्यम से कि MCX एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपको नुकसान से बचाने का प्लेटफॉर्म है, आपको नुकसान कराने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका मिसयूज जो लोग करते हैं वो नुकसान खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। जो लोग इसका सदुपयोग कर रहे हैं, इसके अंदर जो आप ऑप्शन लेकर चलते हैं या पुट लेते हैं, या आप इसके अंदर जो भी आप इसके पास जो बेसिक इनके प्रोडक्ट्स का आप उपयोग करते हैं, वो सिर्फ हेजिंग करना इन द सेंस कि आपको आपकी नुकसान से बचाना है। तो कुल मिलाकर के जो मैंने इतनी देर में देखा है, सीखा है, मैंने आपके कम से कम 50 से ऊपर सेमिनार अटेंड किए हैं आज तक अपनी लाइफ में, इससे ज्यादा ही अटेंड किए होंगे। तो जो मैंने कुल मिलाकर सीखा है कि MCX इज अ गुड प्लेटफॉर्म, जो कि हमें हर तरह के जोखिम से बचाता है। हमें जोखिम दिलाता नहीं है, बचाता है। तो में इसका उपयोग किया, और वो जो सट्टा शब्द आता है, जो कर प्लस माइनस भाव तो आपके यहाँ ही देता है, टर्मिनल आपका यूज करता है, तो और करता है वो अपने सिस्टम से, वो शब्द जो आ जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत डिस्ट्रॉय करता है, डिस्टर्ब करता है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बात को बिल्कुल गांठ बांधकर समझ लें कि ये प्लेटफॉर्म केवल लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है, कराने के लिए नहीं। राइट शिवांशु जी? बिल्कुल 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 सही कहा आपने अनुराग जी। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, इसे दूर करना चाहिए और अपनी बुक्स में, अपने सिस्टम में
जो बेनिफिट्स ऑफ हेजिंग प्रोटेक्ट रहे, और उसे प्रोटेक्ट करने की ही ये सारी जैसे कि एक मार्जिन देके भाव फिक्स हो जाता है, पूर्ण रूप से उनका लाभ लिया जाए, जैसे कि एक मार्जिन देके भाव फिक्स हो जाता है, और एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल यूसेज ले है, सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डिलीवरी भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग, और फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग। तो यही चीजें हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर कहीं भी ये जो डब्बे का जो प्रचलन है, डेफिनेटली ये एक पुराना ही अभिशाप है, मगर इसमें बहुत अभी जाके लगाम लगी है, रेगुलेटर ने भी लगाई, और आगे चल के भी तैयार देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवांशु जी, हेलो, जी हाँ सर। अनुराग जी, मैं एक बात बताऊं, जी प्रदीप जी, एक्चुअली आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ हम टर्मिनल चलाते हैं, जिस टर्मिनल में हम हम लोगों को इन्वेस्टर को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ब्रोकिंग हाउस में देखता हूँ अपना दलाली के लिए जो भी क्या बोल देता है, लेकिन गाइडेंस जो देना है वो देना पाता है, मतलब भी होता है एमसीएस का। जी जी जी, और मेनली सबसे पहले गाइडेंस का जरूरी है, और एजुकेशन का भी जरूरी है। जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, ये ऑनगोइंग हमारी प्रतिक्रिया चलती रहेगी, और इसे हम ज्वेलर्स के साथ जुड़ाव बना के लेके चलेंगे। और किसी का अगर कोई सवाल है, अगर कोई भी अपना सवाल लेना चाहता है, तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि एक बार ओपन सेशन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो सभी लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं, अपना सवाल शिवांशु जी, मेरा आप जी हाँ जी, तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एक लॉट मान लीजिए 1 किलो की स्टैंड कर रही है, उसकी मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ, और 48,000 की है, तो उसमें एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी? मतलब कौन से एक्सपेंसेस उसमें ऐड करेगा? जी, तो इसमें लगभग आपकी कोई खास किस्म की कॉस्ट है नहीं, केवल आपका जो ब्रोकर है वो आपका जो अकाउंट खोल के कॉमर्स सिस्टम है डीमैट का वो खोल देगा, और इसके अलावा जो ब्रोकर है वो आपकी डिलीवरी लेने देने की जो फॉर्मेलिटीज है, अगर आपको अहमदाबाद में डिलीवरी मिलती है तो वो सब कुछ वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके देगा। वो एक छोटे से स्टोरेज एंड हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, और एक जो पर डे इसके चार्जेस होते हैं वोल्टिंग के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आप देख पा रहे हैं? जी। तो वो 35 रुपया पर केजी है पर डे, और 3.5 रुपया है गोल्ड मिनी में, और बाकी छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे कम है, और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वो केवल चांदी में है, क्योंकि उसकी हेवी उसकी वजह से, बॉडी की वजह से। और इन सबके अलावा एक वन टाइम ट्रांजैक्शन चार्ज होता है 250 रुपए का पर डिपॉजिट रिसीप्ट। तो ये कुल चार्जेस हैं बस। शिवांशु जी, मेरा एक सवाल है। जी हाँ सर। हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि क्या कलकत्ता और अहमदाबाद के अलावा, मुंबई, कलकत्ता और अहमदाबाद के अलावा
हमारे डिलीवरी पॉइंट और कहाँ है पूरे इंडिया में? जी जी तो जहां तक सवाल है जहाँ तक गोल्ड सवाल का, है गोल्ड का, जी तो उसके अंदर उसके अहमदाबाद, अंदर दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई मुंबई और साउथ में और बेंगलोर, साउथ में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद, ये तो है गोल्ड के जो ये तो है कॉन्ट्रैक्ट हैं। गोल्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं। ओके जी हाँ, और सिल्वर जी में हाँ, अभी और हमने सिल्वर में अभी हमने ऐड किए हैं, ऐड किए हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा जो था मैं थोड़ी स्क्रीन। देर पहले दिखा रहा था स्क्रीन। अहमदाबाद, आगरा, अहमदाबाद, चेन्नई, आगरा, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, राजकोट, मुंबई, राजकोट, ओके जी हाँ। जी हाँ। तो कोई भी आपके मुताबिक कोई भी आम ज्वेलर्स आराम से एमसीएक्स पे आप ऑप्शन ले सकता है, पुट ले सकता है, हेजिंग कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसकी आपसे आसानी से डिलीवरी ले सकता है अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एमसीएक्स कोई हवा नहीं है, एक आम ज्वेलर्स के लिए सर्व सुलभ है। ये कहना सही रहेगा। सही रहेगा। जी, और किसी का अगर कोई सवाल है, हिमांशु जी आपका कोई सवाल है या मनोज जी आपका कोई सवाल है, या जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसी का भी कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर मैं इन बिटवीन डिलीवरी आपसे लेना चाहूँ कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका क्या प्रोसीजर है? मैं पूरी तरह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया स्पष्ट रूप से सवाल। सुन नहीं पाया सवाल। सर सपोज कीजिए मैंने एक को आपसे 48,000 में 1 kg गोल्ड बाय 1 kg गोल्ड बाय किया। अब मैं चाहता हूँ 5 तारीख को आप डिलीवरी दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है? आपने 1 किलो की पोजीशन आपने दी, 1 किलो की पोजीशन दी, अंत में क्या कहा कि 5 क्या तारीख कहा को 5 तारीख को मुझे नेक्स्ट 5 डेज में नेक्स्ट 5 डेज डिलीवरी में चाहिए, तो क्या डिलीवरी बन चाहिए, सकती तो है? क्या कर सकती हो? हाँ, तो उसमें हाँ, तो उसमें है कि जो सेटलमेंट साइकिल है एक्सचेंज की, साइकिल है एक्सचेंज की, वो 5 तारीख वाली 6 तारीख तारीख वाली को 6 रन होगी। तारीख को रन होगी। 5 की डिलीवरी जो है वो डिलीवरी जो 6 है तारीख को वो सेटल हो जाएगी। सेटल हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें उसके तो बाद जो आप चाहें गोल्ड तो आपको मार्क हुआ है आपको मार्क हुआ है, उसको वॉल्ट अकाउंट से वॉल्ट अकाउंट ट्रांसफर करके करना चाहे तो मूव कर करना जाए। चाहे तो मूव कर मींस जाए। कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जी जी हाँ बिल्कुल हो सकता हाँ है। बिल्कुल हो सकता है। आपको अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी लेकर अगले कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी छोड़नी है, डिलीवरी छोड़नी है, हाँ तो बिल्कुल संभव है। तो बिल्कुल संभव है। वो केवल आपको वॉल्ट से बाहर नहीं निकालना है माल, निकालना है माल, वॉल्ट टू वॉल्ट कहीं भी जा सकता है। ओके सर, ओके जी, वॉल्ट टू वॉल्ट कहीं भी जा सकता है। मैं दोबारा क्लियर करूँ, क्लियर करो। जी हाँ, कोई और विशेष सवाल? कोई और विशेष सवाल? विल बी हैप्पी। विल बी हैप्पी। मुझे लगता है शिवांशु जी की एक अच्छा सेशन रहा है। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। जी जी फरमाइए सर। जी फरमाइए सर। सर मुझे ये पूछना है, जैसे हमने कोई भी ऑप्शन लिया, हेलो हाँ आवाज आ रही, बोलिए। तो सर ये बताइए कि जरूरी है ये मैच्योरिटी के डिलीवरी मिलेगी? बीच पे भी हम डिलीवरी ले लें? जी जी, जैसे मैं स्पष्ट करता हूँ दोबारा से, जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस ऑन गुड्स, दो तरह के ऑप्शन होते हैं। जी तो आपकी जो ऑप्शन हमारे यहाँ पे वो फ्यूचर के अंदर डिवॉल्व हो जाती है, फ्यूचर की डिलीवरी पीरियड एंटर होने से 2 दिन पहले। तो उसके बाद जब वो फ्यूचर ही बन जाती है, डिवॉल्व होने के बाद आपको जो पोजीशन मिलेगी फ्यूचर में, वो आपके ऑप्शन के प्रॉफिट लॉस को अकाउंट करके उस भाव पे आपकी एक फ्यूचर खड़ा हो जाएगा, और उसके माध्यम से फिर आप डिलीवरी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब है सर, यस।
शिवांशु जी, अभी जो धीरज जी ने सवाल किया है, तो मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। धीरज जी आगरा के प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार सर। और चूंकि आगरा में आपका सेंटर है, जी हाँ, डिलीवरी सेंटर है, तो धीरज जी ऑलरेडी आगरा के प्रेसिडेंट हैं, तो मैंने कहा आपका एक बार परिचय होना उचित रहेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े आज धीरज जी। नहीं, थैंक यू सर, आपने बहुत सी जानकारियां दी हैं और मुलाकात भी आपसे बहुत होती रहेगी। जरूर सर। तो शिवांशु मेरा जी, ख्याल है कि आपसे संपर्क में रहेंगे और आगरा में कोई भी कुछ भी दिक्कत हो, कोई बात हो, हम सारा सॉल्व करके फिर से आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सर। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश अग्रवाल जी, आपका कोई सवाल है? सर मैं तो सुन के बहुत सीखने को मिल रहा है और मैं चाहूंगा जी कि राजेश जिस समय होती है तो एक सेशन आपका अगर हल्द्वानी में तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। उत्तराखंड जब आप बोलेंगे तब हो जाएगा। उत्तराखंड के साथ सभी जगहों पर ये टीम लगी हुई है और ये कंटिन्यू कर रहे हैं हर जगह। आपके साथ भी बहुत जल्द एक सेशन होगा। जी हाँ, और आगरा में भी। जी, आगरा में तो हम लाइव पूरा हमारा प्रोग्राम था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए हैं। आगरा में तो ऑलरेडी एक लॉकडाउन की वजह से नहीं, वरना हमारा एक लाइव प्रोग्राम भी था पूरा। जी हाँ, उसमें हमने कोशिश की थी कि आपका भी सेमिनार होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन आगे से ही। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन सेशन रहा है। लोगों ने बहुत कुछ जाना है, समझा है, सीखा है। और जो लोग भी इस वीडियो को, आज हो सकता है कि वर्किंग डे था, लोग कम जुड़े हों हमसे, इसके लिए हमें नहीं जाना चाहिए। क्वालिटी जुड़ी, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। और क्वालिटी के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को कोशिश करें कि अपने अन्य ज्वेलर्सों को अपने अन्य ग्रुप में, अभी इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, और वो लिंक आप अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अभी नहीं देख पाए हैं वो अपने कंफर्ट जोन में जब हो तो इस वीडियो को आराम से देखें और बहुत कुछ जानकारियां उनको मिल सकें। तो मैं एमसीएक्स को एक बार अपनी तरफ से थैंक यू करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज्वेलर्स की तरफ से थैंक यू करता हूं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे जो अच्छे प्रोग्राम है, नॉलेजेबल प्रोग्राम है, ऐसे होते रहे। शिवांशु जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सवाल था। बोलिए सर। कभी-कभी एमसीएक्स का प्राइस आता है, देखा जाए अगर कैलकुलेशन हम कॉमर्स का साथ और करेंसी का कैलकुलेशन करते हैं, कभी-कभी प्रीमियम हो जाता है इसमें। तो क्यों? जी हाँ, मैं आपका सवाल बिकॉज थोड़ी एको हो रही है, बट मुझे जो समझ में आया सवाल प्रीमियम और डिस्काउंट को लेके था। नहीं, डिस्काउंट और प्रीमियम को लेकर नहीं, मेनली होती है कभी एमसीएक्स का जो मान लीजिए अभी मान लीजिए 47,700 चल रही है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, काइंडली म्यूट पे रखिए, मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया हूँ सवाल। रिक्वेस्ट रहेगी। प्रदीप जी, काइंडली, सॉरी टू से आई कुड नॉट हियर सर, एक बार दोबारा मुझे प्लीज एड्रेस कीजिए ना सवाल। As example, now the current market scenario is 47,700 on MCX. Okay? Yeah. तो कभी-कभी हम लोग दिखा देता है 1740, 1742 पर जो भी डॉलर चल रही है, हम अगर उसको करेंसी, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, हाँ, तो हम अगर उसमें इंक्लूड भी ड्यूटी भी लगा दे, हाँ, जो प्राइस आने चाहिए था, कभी-कभी देखते हैं एमसीएक्स में प्राइस उसका प्रीमियम चलते रहता है, 100 रुपया या 50 रुपया। व्हाई? दैट इज द मेन एक्चुअल क्वेश्चन दैट इज, क्योंकि ये जानकारी चाहिए, सब कुछ जरूरी है जानना। जी हाँ, मैं इसका बहुत ये वही एक्चुअली वो सवाल वही है, प्रीमियम को लेके ही है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो पैरिटी है, देखिए
तीन चीजें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पोर्टेंट रहती हैं। एक, लैंडेड प्राइस क्या है इस समय, थ्योरेटिकल लैंडेड प्राइस इंडिया में आज की ड्यूटी टैरिफ पे। दूसरा, स्पॉट मार्केट का क्या भाव है, क्या वो डिस्काउंट पे है या प्रीमियम, उसमें भी फर्क रहता है। और तीसरा, एमसीएक्स के नियर मंथ का क्या भाव चल रहा है। तो ये तीनों चीजें आपस में थ्री लेगेड एक वो रहता है प्ले, जो कि लगातार बदलाव इसके अंदर देखा जाता है। अब कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर करेंसी और इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट आती है और गोल्ड की, और करेंसी वीक हो जाती है, तो लिहाजा एमसीएक्स पहले प्रीमियम पे आ जाता है, बिकॉज रिटेल बाइंग आती है और पैरिटी ऊपर की तरफ आ जाती है। ये एक कारण रहता है। कई बार क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा स्लगिश चल रही है, तो वो डिस्काउंट पे रहता है। कभी कभी क्या होता है कि सीजनैलिटी वाइज स्पॉट सडनली ऊपर खींचता है और साथ ही साथ एमसीएक्स भी खींचता है डिलीवरी के आसपास, बिकॉज डिलीवरी के आसपास जो नियर मंथ की सिंपैथी है वो स्पॉट के साथ और भी ज्यादा होती है, एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। कितनी सप्लाई है गोल्ड की, जो कि रिसाइकल्ड गोल्ड है, जो कि स्क्रैप ड्रिवन है, अगर वो स्पॉट में ज्यादा आएगा तो लिहाजा फिर वो डिस्काउंट की तरफ मार्केट जाती है। कई बार देखा गया है कि स्पॉट मार्केट जो है वो भी बहुत स्टीप डिस्काउंट्स में रहा है इस साल में, और आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले 2016 में बहुत ज्यादा 1000-1200 नंबर तक भी देखने को मिला। 1500 रुपए तक स्पॉट मार्केट में डिस्काउंट था। जी, जी। बहुत से लोगों ने अपना गोल्ड फिजिकल से उठा के कन्वर्ट करा के गुड डिलीवरी बार बनवा के एमसीएक्स पे डिलीवर भी किया था उस समय। तो इस तरह की डायनामिक्स चलते रहते हैं। इसकी कई कारण हो सकते हैं, कुछ एक मैंने आपको अभी बताए। एक बात बहुत बढ़िया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन बहुत सेक्युलर है, रिटेल भी है, फिजिकल रिफाइनर भी है, ज्वेलर भी है, तो ये सब चीजें जो डिस्पैरिटीज आती हैं वो ज्यादा देर नहीं चलती हैं, उन्हें लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल को जब इस मार्केट में, अगर मैं उम्मीद करूं कि कभी बुलियन बैंक्स भी आएंगे, और जैसे जैसे ये फाइनेंशियल साइड के जो प्लेयर्स हैं, जैसे ईटीएफ्स हैं और फंड्स हैं, ये आएंगे, तो इससे लिक्विडिटी में और बढ़ोतरी आएगी। तो ये बहुत जल्दी ये डिस्पैरिटीज दूर हो जाएंगी, खास तौर पे अगर बुलियन बैंक्स कल को कभी कभी किसी स्टेज पे परमिट होते हैं। ये थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ, तो वो ये डिस्पैरिटीज को यू नो इनको क्लोज आउट करने में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऐसे क्योंकि इसका जरूरी था जानकारी। नहीं, जरूर। मैं जानता हूँ बोल के मैं आपको क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी सब भी जितना आज वेबिनार में जुड़े हैं, तो वो लोग भी इनको जानकारी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया सर आपने ये सवाल पूछ के। तो आई थिंक और अगर कोई और सवाल ना हो तो मैं इसे कंक्लूड करने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। खास तौर पे हमारे पैनलिस्ट जो हैं, सबसे पहले अनुराग रस्तोगी जी का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दीपक वत्स जी का, हिमांशु जी का, मनोज जी का, निशांत जी का हार्दिक धन्यवाद, और धीरज जी, राकेश जी और प्रदीप सरकार जी जो हमारे साथ जुड़े, इतनी लाइव उन्होंने वाइब्रेंट डिस्कशंस की, इन सब का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का जो आज जिन्होंने समय निकाला हमारे साथ आने के लिए, और हमारी श्रृंखला में आगे भी हमारा साथ आप निभाते रहेंगे, ऐसा सोचते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू शिवांशु जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू शिवांशु जी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।